अर्थ जो पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम जो पार्ट है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। पर यूनिवर्स में ना जाने ऐसी कितनी गैलेक्सीज होंगी जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। पर एक क्वेश्चन जो हम सब के माइंड में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि ये स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज आखिर बने कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थ के ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरीज जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें काफी कुछ बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, इसके बारे में फिलोसफर्स और साइंटिस्ट के द्वारा बहुत से हाइपोथेसिस दिए गए, जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। पहले बात करते हैं अर्ली थ्योरीज के बारे में और जानते हैं ये थ्योरीज अर्थ के ओरिजिन के बारे में क्या कहती हैं। अर्थ के ओरिजिन को लेकर सबसे पहला हाइपोथेसिस दिया जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट ने इन 1755, जिसे 1796 में मैथमेटिशियन लिपलेस ने भी रिवाइज किया, जिसे कहा गया नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अर्थ का ओरिजिन एक नेबुला से हुआ है। पर यह नेबुला आखिर है क्या? नेबुला यानी एक ऐसा क्लाउड जिसमें डस्ट और अलग अलग तरह की गैसेस शामिल थी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, और बीच में सन था। इस टाइम पर सन अपनी यूथफुल स्टेज में था। ये नेबुला लगातार रोटेट हो रहा था, जिससे इस नेबुला के अंदर ग्रेविटी फॉर्म होने लगी और इस नेबुला के अंदर प्रेजेंट रॉक्स आपस में जुड़ने लगते हैं, जिससे फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। दूसरा हाइपोथेसिस दिया 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टेन ने, जिसे कहा गया प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक वेंडरिंग स्टार था, जिसे इंट्रूडिंग स्टार भी कहा जाता है, जो सन के पास से निकला और ग्रेविटी की वजह से उसने सन से कुछ मटेरियल खींच लिया, जिससे एक सिगार शेप्ड स्ट्रक्चर बना। और जैसे ही पासिंग स्टार दूर चला गया, जो मटेरियल सोलर सरफेस से अलग हुआ था वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगा, जो धीरे धीरे कंडेंस होने लगा और इस मटेरियल से ही प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। इस हाइपोथेसिस को सर जेम्स जीन और सर हैरोल्ड जेफरी ने भी सपोर्ट किया है। इनके इस हाइपोथेसिस या आर्गुमेंट को बाइनरी थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, सन और स्टार। पर 1950 में ऑटो शिमिट और कार्ल वाइजास्कर ने रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, पर इन्होंने इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस कर दिए। इनके अकॉर्डिंग सन के चारों ओर एक नेबुला तो था, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस भी थी और इसमें डस्ट भी शामिल था। रोटेशन की वजह से इसमें फ्रिक्शन पैदा हुआ, जिससे इन पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन हुआ और फॉर्मेशन हुआ डिस्क शेप्ड क्लाउड का, जिससे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन। एक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर्स के ऊपर परतें चढ़ने लगती हैं और इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। हालांकि इन थ्योरीज को आज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और इसीलिए आई मॉडर्न थ्योरीज, जिसके अंदर शामिल है बिग बैंग थ्योरी, जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में मोस्ट एक्सेप्टेबल और पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया था बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लिमात्रे ने, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। पर इस थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि 1920 में एडविन हबल ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए जिनसे पता चलता है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। पर कैसे? सन और प्लैनेट्स मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं। हबल के अकॉर्डिंग इन गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये तो गैलेक्सी हैं, तो इनके बीच की दूरी बढ़ने से यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। पर ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में हुआ है। स्टेज 1, शुरुआत में वो सभी मैटर्स जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है वो एक टाइनी बॉल के रूप में था, जिसे हम सिंगुलर एटम भी कह सकते हैं। इस एटम का टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत थी। स्टेज 2, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इस एटम में एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ, जिससे एक्सपेंशन हुआ एनर्जी का। यह एनर्जी कन्वर्ट हुई मैटर्स में और इस एक्सपेंशन के पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बनता है और ये एक्सपेंशन आज भी कंटिन्यू है। स्टेज 3, बिग बैंग यानी एक्सप्लोजन के करीब 3 लाख ईयर्स के बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक घटने लगता है, जिससे ये एटम्स कंडेंस होने लगते हैं और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और इस तरह ओरिजिन हुआ हमारे यूनिवर्स का। और जैसा कि हमने पहले भी कहा,
यूनिवर्स के एक्सपेंशन होने का मतलब है गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ना। बट इसके अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव थ्योरी भी आई जो दी गई फ्रेड हॉयले ने, जिसे हॉयले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स सेम ही है, यानी मैटर्स उतने ही हैं जितने पहले थे। हालांकि कोई एविडेंस ना होने की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और प्रेजेंट में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को ही फेवर किया जाता है। ये थी वो थ्योरीज जो यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में हमें बताती है। पर इस बिग बैंग के दौरान स्टार्स, प्लैनेट और हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये जानना अभी बाकी है। इसे हम जानेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक्सप्लोड हुआ एक टाइनी बॉल में, जो कि एक सिंगुलर एटम था जिसे बिग बैंग कहा गया, जिससे एक्सपेंशन हुआ एनर्जी और मैटर का। इस एक्सप्लोजन के पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बनता है। बिग बैंग के करीब 3 लाख ईयर्स के बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक घट जाता है, जिससे मैटर्स बनना शुरू होते हैं और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बिग बैंग के बाद आज से करीब 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का। पर कैसे? स्टार्स एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसकी अपनी हीट और लाइट होती है, पर यहाँ क्वेश्चन ये है कि इनका फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स अर्ली स्टेज में था तब मैटर्स और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं था, जिस वजह से मैटर्स की डेंसिटी में डिफरेंस आया। यानी कुछ मैटर्स में डेंसिटी ज़्यादा थी तो कुछ में कम, जिससे इन मैटर्स के ग्रेविटेशनल पुल में भी डिफरेंस आया। ज़्यादा डेंसिटी वाले मैटर्स में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल था और कम डेंसिटी वाले मैटर्स में कम ग्रेविटेशनल पुल था, और जिस वजह से ज़्यादा डेंसिटी वाले मैटर्स ने कम डेंसिटी वाले मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, और जिससे इन मैटर्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ और फॉर्मेशन हुआ नेबुला का। नेबुला जिसमें शामिल थे ये मैटर्स, डस्ट पार्टिकल और गैसेस, और ये नेबुला अभी भी और मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिससे इनके अंदर प्रेशर बढ़ने लगा। प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ने लगी और डेंसिटी बढ़ने से टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगा। टेम्परेचर बढ़ने से हाइड्रोजन एटम हीलियम में कन्वर्ट होने लगे, जिससे शुरू होता है इनके अंदर फ्यूज़न। ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है तो रिलीज होती है और ज़्यादा एनर्जी, और एनर्जी को यूज़ करके दोबारा हाइड्रोजन चेंज होता है हीलियम में, और ये फ्यूज़न लगातार कुछ इस तरीके से चलता रहता है, जिससे गैसेस के क्लम्प्स बनने लगते हैं और कोर का फॉर्मेशन होने लगता है, और इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है स्टार्स का। और इसीलिए इन स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है। इनका फॉर्मेशन 13.7 बिलियन ईयर अगो से लेकर 5 to 6 बिलियन ईयर अगो के बीच में हुआ। इस टाइम पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। पर इन स्टार्स के बन जाने के बाद फॉर्मेशन हुआ गैलेक्सीज का। गैलेक्सी जो कंटेन करती है मिलियन से ट्रिलियन स्टार्स। समय के साथ साथ यूनिवर्स में बहुत से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, और जब स्टार्स एक दूसरे के पास आने लगे और इकट्ठा होने लगे तो एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर बनने लगा, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है। हमारे यूनिवर्स में ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलियन और ट्रिलियन स्टार्स के ग्रुप को मिलाकर एक गैलेक्सी, और उसी तरह से स्टार्स के एक और ग्रुप को मिलाकर दूसरी गैलेक्सी कहा जा सकता है। ये गैलेक्सीज वास्ट डिस्टेंस तक फैली होती हैं। एक इंडिविजुअल गैलेक्सी के डायमीटर का रेंज 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स हो सकता है। इन गैलेक्सी के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। लाइट ईयर्स से हमारा मतलब है जब हम डिस्टेंस को लाइट से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है, यानी लाइट 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में पूरा कर लेती है। तो इसी तरीके से लाइट एक साल में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। तो कुछ इस तरह हुआ हमारे स्टार्स का फॉर्मेशन। हेलो एवरीवन, लास्ट 2 वीडियोस में हम यूनिवर्स के ओरिजिन और स्टार के फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन और अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे गैलेक्सीज के अंदर प्रेजेंट नेबुला में फॉर्मेशन हुआ स्टार्स का, और अब इन्हीं में से एक स्टार के अंदर फॉर्मेशन होगा प्लैनेट्स का। पर कैसे? हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन मेनली 3 स्टेजेस में हुआ है। स्टेज 1, जैसा कि हम जानते हैं, नेबुला के अंदर गैसेस के लम्प्स यानी इकट्ठा होने से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। स्टार के अंदर मैटर्स और गैसेस के एक्यूमुलेट होने की वजह से इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ने लगा, जिससे ये स्टार और ज़्यादा मैटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, और इसी वजह से इस स्टार की डेंसिटी बढ़ने लगी,
जिससे इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ कोर का। कोर के डेवलप हो जाने से डेंसिटी, प्रेशर और ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिससे इस स्टार के चारों ओर गैसेस और डस्ट पार्टिकल का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनने लगा जो लगातार रोटेट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये होगा कोर और इसके चारों ओर रिवॉल्विंग गैस बनना शुरू होगी। स्टेज 2, समय बीतने के साथ साथ ये गैस का क्लाउड कंडेंस यानी ठंडा होने लगा और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के चारों ओर प्रेजेंट मैटर्स छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में डेवलप होने लगे जो लगातार इस डिस्क के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे। इन ऑब्जेक्ट से और ज्यादा मैटर्स जुड़ने लगे और इस प्रोसेस को कहा गया प्रोसेस ऑफ कोहेंशन और इसी प्रोसेस की वजह से प्लैनेटिज्मल फॉर्मेशन हुआ। प्लैनेटिज्मल से हमारा मतलब है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से स्टिक कर रहे थे, जिससे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। बट अभी भी ये पूरी तरह प्लैनेट्स नहीं बने थे। स्टेज 3, इस स्टेज में शुरू हुआ प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन। एक्रिएशन से हमारा मतलब है उन्हीं स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स पर परतें जमना शुरू हुई, जिससे ये लार्ज बॉडीज में कन्वर्ट होने लगी, जिन्हें आज प्लैनेट्स कहा जाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा होगा। गैलेक्सी के अंदर बने लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस जिन्हें स्टार बोला गया। स्टार के अंदर बना कोर और कोर के चारों ओर बना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कोर से कुछ पार्टिकल्स टूटे और गैसेस के पार्टिकल्स जुड़े, जिनसे प्लैनेटिज्मल बने और इन्हीं प्लैनेटिज्मल के लार्जर बॉडी में कन्वर्ट होने से फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। माना जाता है जिस नेबुला से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ उसका कोलैप्स और कोर बनना शुरू हुआ करीब 5 से 5.6 बिलियन ईयर अगो। हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ करीब 4.6 बिलियन ईयर अगो। हमारे सोलर सिस्टम में शामिल है सन, जो कि मेन कोर था, 8 प्लैनेट्स, 63 मून्स और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, डस्ट ग्रेन और गैसेस। इन 8 प्लैनेट्स में से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स को इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स लाई करते हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच। एस्ट्रॉइड्स की ये बेल्ट लाई करती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर और बाकी 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स, जिसमें शामिल है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन प्लैनेट्स को 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल और गैसियस प्लैनेट। पहले बात करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में। ये वो प्लैनेट्स हैं जो रॉक और मेटल से बने हैं और जिनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये वही 4 प्लैनेट्स हैं जो मौजूद हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अदर 4 प्लैनेट्स को कहा जाता है जोवियन और गैस जाइंट प्लैनेट्स। जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक। ये वो प्लैनेट्स हैं जो मेनली हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस से बने हैं। इनका साइज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है और इनका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी थिक है। इन सभी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सेम पीरियड में करीब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ है। अगस्त 2006 से पहले हमारे सोलर सिस्टम में एक और प्लैनेट भी था, प्लूटो। पर 24 अगस्त 2006 में प्राग में हुई एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में साइंटिस्ट ने प्लैनेट की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग प्लैनेट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों ओर ऑर्बिट यानी एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करती है और ऐसा करते समय अपने रास्ते में आने वाले सभी स्मॉलर बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर खींचती है, जिससे वो अपने ऑर्बिट को एकदम क्लीन रखती है। पर प्लूटो ऐसा नहीं कर पाता था और इसीलिए उसे प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। बट 2006 में हुई इस मीटिंग में साइंटिस्ट के बीच काफी हीटेड डिबेट्स भी हुए, क्योंकि सभी साइंटिस्ट इस नई डेफिनेशन से अग्री नहीं करते थे। ये तो बात हुई प्लूटो की। अब जरा बात करते हैं कि इनर प्लैनेट्स रॉक जबकि आउटर प्लैनेट्स गैसियस फॉर्म में क्यों हैं। इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि इनर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सन के काफी नजदीक होना और आउटर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन सन से काफी दूर होना। इनर प्लैनेट्स पर सन की लगातार हीट पड़ती रही, जिससे इन प्लैनेट्स पर मौजूद गैसेस कभी कंडेंस नहीं हो पाई, जबकि आउटर प्लैनेट्स के सन के दूर होने की वजह से गैसेस कंडेंस होकर उन पर जमने लगी और इन प्लैनेट्स का साइज बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बड़ा होता गया। नंबर 2, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट पर सोलर विंड का काफी इंटेंस होना, जिससे इन प्लैनेट्स के सॉलिड पार्ट जिसे कोर कहा जाता है उस पर मौजूद गैसेस ने उड़ना शुरू कर दिया, जबकि आउटर प्लैनेट्स पर ये गैसेस टिकी रहीं। नंबर 3, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का साइज छोटा होने की वजह से इन प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल पुल भी कम था, जिससे ये गैसेस को होल्ड नहीं कर पाए, जबकि आउटर प्लैनेट्स का साइज बड़ा होने की वजह से इन प्लैनेट्स ने गैसेस को होल्ड करके रखा। इन रीजंस की ही वजह से इनर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन रॉक और आउटर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन गैसेस से हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
मून जो अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, पर एक्चुअल में सैटेलाइट किसे कहा जाता है? सैटेलाइट से हमारा मतलब है एक सेलेस्टियल बॉडी जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लाइक मून जो हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, सेम वैसे ही जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मून या अर्थ के सैटेलाइट का फॉर्मेशन हुआ कैसे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मून के ओरिजिन को लेकर कई अटेम्प्ट्स किए गए, उन्हीं में से एक है जॉर्ज डार्विन के द्वारा दी गई थ्योरी। जॉर्ज डार्विन के अकॉर्डिंग अर्थ और मून एक ही सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी थी, यानी ये एक ही हिस्सा था जिसमें अर्थ और मून दोनों शामिल थे। ये हिस्सा लगातार रोटेट होता रहा और जिस वजह से उस बॉडी का बल्ज यानी उभरा हुआ पार्ट बाहर आना शुरू हुआ, जिससे एक डंबल जैसा शेप बना। रोटेशन की वजह से वो उभरा हुआ पार्ट अर्थ से अलग हो गया और इस तरह से मून और अर्थ एक दूसरे से अलग हो गए। इनके अकॉर्डिंग मून अर्थ के जिस हिस्से से अलग हुआ वहां डिप्रेशन यानी गड्ढा बन गया, जो आज हमें पैसिफिक ओशन के रूप में नजर आता है। बट प्रेजेंट में साइंटिस्टों के द्वारा इस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। पर फिर वही क्वेश्चन आता है, आखिर मून का फॉर्मेशन हुआ कैसे? आज के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मून का ओरिजिन आउटकम है जाइंट इम्पैक्ट का, जिसे द बिग स्प्लैट थ्योरी कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग मार्स से भी 3 गुना बड़ी बॉडी अर्थ से टकराई। ये टकराव अर्थ के जस्ट बनने के बाद हुआ। इस टकराव की वजह से अर्थ और उस बॉडी का लार्ज पार्ट टूट जाता है। वही टूटे हुए पार्ट ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे और धीरे धीरे टूटे हुए पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगे और इन्हीं से करीब 4.44 बिलियन ईयर्स अगो मून का फॉर्मेशन हुआ और इसे ही जाइंट इम्पैक्ट कहा गया और इसे ही प्रेजेंट के साइंटिस्टों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस तरह हुआ मून का फॉर्मेशन। हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ करीब 4.6 बिलियन ईयर अगो और सभी प्लैनेट में से अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। बट इनिशियली हमारा अर्थ ऐसा नहीं था। हमारा प्लैनेट काफी बैरन, रॉकी और एक हॉट ऑब्जेक्ट था जिसका एटमॉस्फेयर काफी थिन था, जिसमें प्रेजेंट थी सिर्फ हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस। बट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने हमारी अर्थ को पूरी तरह बदल दिया। ये प्लैनेट एक रॉकी, बैरन, हॉट ऑब्जेक्ट से ब्यूटीफुल प्लैनेट में बदल गया, जिस पर अवेलेबल है वाटर, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मींस जिसमें हमारे और अदर लिविंग बीइंग्स के लिए जरूरी गैसेस मौजूद हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने के लिए लैंड भी। बट ये सब हुआ कैसे? इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में। कैसे अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लैनेट बना जहां लाइफ पॉसिबल है, कैसे इवोल्यूशन हुआ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे अर्थ का इवोल्यूशन हुआ प्रेजेंट से 4600 मिलियन ईयर्स के बीच। हमारे अर्थ के अंदर कई मटेरियल पाए जाते हैं जिनकी डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर अर्थ के सरफेस से उसके डेप्थ तक देखें तो इन मटेरियल की डेंसिटी की वजह से अर्थ के इंटीरियर को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है और इसीलिए हमारा अर्थ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो डिवाइडेड है डिफरेंट जोन्स में, और हर जोन जो मटेरियल कंटेन करता है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी है। बट अर्थ के अंदर ये डिफरेंट लेयर्स का स्ट्रक्चर बना कैसे? इसे जानने के लिए ज़रूरी है ये समझना कि अर्थ पर लिथोस्फेयर यानी लैंड का इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे। इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, या कहा जा सकता है प्राइमोर्डियल स्टेज में, हमारी अर्थ वॉलेटाइल स्टेट में था। मींस हमारा प्लैनेट बहुत ही गर्म था जिसमें काफ़ी तरह के चेंजेस हो रहे थे। अर्थ के अंदर की तरफ टेम्परेचर और डेंसिटी लगातार इंक्रीज हो रही थी, जिसका रिजल्ट था कि अर्थ के अंदर प्रेजेंट मटेरियल डिफरेंट डेंसिटी की वजह से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। पर कैसे? अर्थ के अंदर प्रेजेंट हैवी मटेरियल जैसे कि आयरन, जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा थी, वो सेंटर की तरफ सिंक होने लगा, जबकि लाइटर डेंसिटी वाले मटेरियल अर्थ के सरफेस मींस ऊपर की तरफ मूव करने लगे। टाइम बीतने के साथ साथ अर्थ का सरफेस धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे उसके सरफेस का सॉलिडिफिकेशन होने लगा, जिससे स्मॉल साइज के मटेरियल कंडेंस होने लगे और धीरे धीरे अर्थ का आउटर लेयर डेवलप होने लगा, जिसे क्रस्ट कहा जाता है। बट ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब मून का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पर मार्स से 3 गुना बड़ी बॉडी अर्थ से टकराती है, जिसे कहा गया जाइंट इम्पैक्ट। इस वीडियो को आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। इस टकराव के बाद अर्थ दोबारा गर्म होने लगती है, बट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से
अर्थ का क्रस्ट दोबारा इवॉल्व होना शुरू होता है। डिफरेंशिएशन वही प्रोसेस है जिसमें अर्थ के मटेरियल डेंसिटी के बेसिस पर डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। अर्थ को सरफेस से सेंटर तक कई लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट से कोर की तरफ जाते हुए अर्थ के अंदर प्रेजेंट मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज होती है। इन लेयर्स की प्रॉपर्टीज या अर्थ के इंटीरियर को और अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर जाकर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू ही अर्थ पर लैंड इवॉल्व होना शुरू हुई, बट अभी भी अर्थ पर लाइफ के लिए जरूरी था वाटर और डिफरेंट गैसेस। ये अर्थ पर कैसे आए, तो जानते हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस से बनी वो थिन लेयर जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। प्रेजेंट में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एविडेंट अमाउंट में पाए जाने वाली गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बट अर्थ पर ये गैसेस आई कैसे? हमारे प्रेजेंट के एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन मेनली 3 स्टेजेस में हुआ है। स्टेज 1, लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस टाइम पर अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस, जिसे अर्ली एटमॉस्फेयर कहा जाता था। पर सोलर विंड की वजह से हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस उड़ना शुरू कर देती हैं। ऐसा केवल अर्थ के साथ ही नहीं, सभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के साथ हुआ। स्टेज 2, हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मींस जब हमारे अर्थ का आउटर लेयर धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिडिफाई होने लगा, बट केवल बाहर से। अर्थ का इंटीरियर अभी भी काफी गर्म था, जिससे शुरू हुआ प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ का इंटीरियर गर्म होने की वजह से अर्थ के अंदर से वाटर वेपर और गैसेस बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं, और उसी वजह से हमारे अर्ली एटमॉस्फेयर में शामिल था वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और बहुत ही कम अमाउंट में ऑक्सीजन। डीगैसिंग के प्रोसेस के थ्रू ही ये गैसेस अर्थ के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। इस टाइम पर इंटीरियर बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से लगातार वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे, जिससे डिफरेंट गैसेस बाहर आना शुरू हो जाती हैं। Stage 3, the composition of atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis। photosynthesis का प्रोसेस जो हम सब ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। डीगैसिंग के प्रोसेस के बाद अब हमारे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। धीरे धीरे जैसे ही ओशियंस के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो प्लांट आने शुरू हुए, तो इन्होंने इनहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल किया ऑक्सीजन को। इस टाइम पर इन प्लांट्स के नंबर काफी ज्यादा थे, जिससे अर्थ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। तो कुछ इस तरह इवॉल्व हुआ हमारा एटमॉस्फेयर। बट व्हाट अबाउट वाटर? आज हमारे प्लैनेट का 71% पार्ट वाटर से कवर है, बट इतना पानी आखिर आया कहां से? जैसे कि हमने जाना कि डीगैसिंग के प्रोसेस के थ्रू अंदर से डिफरेंट गैसेस और वाटर वेपर बाहर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अर्थ का इंटीरियर काफी गर्म था, जिससे कॉन्टिन्यूसली वोल्केनो भी इरप्ट हो रहे थे। वाटर वेपर के बाहर आ जाने से शुरू होगा प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, जो हम सब बचपन में पढ़ चुके हैं। वाटर वेपर के ऊपर की तरफ जाने से शुरू हुआ कंडेंसेशन, जिसके बाद होगा प्रेसिपिटेशन, मींस वाटर वेपर का ऊपर जाकर ठंडा होना, और उसके बाद रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पर आना, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस थी, जो इस रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होने लगी, जिससे टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज होने लगा। इसका मतलब था ज्यादा वाटर वेपर का कंडेंस होना, जिससे ज्यादा रेनफॉल होना, और ऐसा लगातार होने से यही रेन वाटर अर्थ के डिप्रेशन में कलेक्ट होने लगा, जिससे फॉर्मेशन हुआ बड़े बड़े ओशियंस का। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद 500 मिलियन ईयर के अंदर ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब हमारे ओशियंस 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और इन्हीं ओशियंस के करीब 3800 मिलियन ईयर अगो लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई। करीब 2500 से 3000 मिलियन ईयर अगो प्रोसेस शुरू हुआ फोटोसिंथेसिस का, जिससे 2000 मिलियन ईयर अगो ओशियंस में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ओशियन से बाहर की तरफ फ्लड होना शुरू हो जाती है। अब हमारे अर्थ पर रहने के लिए लैंड थी, लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस और वाटर भी।
इसलिए जहां लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं वहां ओरिजिन होता है लाइफ का, जिसे कहा जाता है बायोस्फीयर। अर्थ का लास्ट फेज रिलेटेड है लाइफ के ओरिजिन से, ओरिजिन ऑफ लाइफ। सबसे पहले लाइफ ओरिजिन हुई ओशियंस में, पर कैसे? मॉडर्न साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लाइफ का ओरिजिन हुआ एक तरह के केमिकल रिएक्शन से, जब ओशियंस के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होकर आपस में असेंबल्ड होना शुरू हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ इस तरह जुड़े जिससे वो डुप्लीकेट होकर और ज्यादा ग्रो होने लगे। पर हमें ये सब पता कैसे चला? थ्रू रिकॉर्ड्स, उन फॉसिल्स के द्वारा जो अलग अलग पीरियड में रॉक्स के अंदर पाए गए। माना जाता है कि करीब 3800 मिलियन ईयर अगो अर्थ पर लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई और एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से ही आज के मैन का इवोल्यूशन हुआ है। I hope you like this video. This was the last part of this chapter. आप इस चैप्टर के अदर पार्ट्स देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। For more videos, do like, share and subscribe to our channel.